everyone, welcome back to पढ़ ले 11th ही. So congratulations to you all. Finally हम क्लास 11 से प्रमोट होके क्लास 12th में पहुंच चुके हैं और आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करवा बेसिकली पढ़ने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का सिलेबस. थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे हम चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे होंगे और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है. आई अंडरस्टैंड, हम भी उस फेज से निकले हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि क्लास 12th में आ गए भाई, ये तो बहुत बड़ी क्लास है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है. प्रेशर इतना नहीं होता जितना सोसाइटी ने प्रेशर बना रखा है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स का. बिल्कुल भी इतनी मुश्किल क्लास ये नहीं होती है. बाकी जितनी भी क्लासेस आपने करी है नर्सरी से लेकर 11 तक, जैसी आपने क्लासेस करी है वैसी ही ये भी एक नॉर्मल क्लास है. बट द पॉइंट इज कि अब आप ऑल इंडिया लेवल पर compete करते हो बच्चों के साथ, है ना. ऑल इंडिया लेवल पे हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं अपने बोर्ड्स के. क्लियर है. पहले जो बात थी वो सिर्फ 40 to 30 स्टूडेंट्स के बीच में बात होती थी. अब आप बड़े लेवल पे खेल रहे हो यहाँ पे. ठीक है, तो बस वो थोड़ा सा प्रेशर होता है. ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगने वाली है, बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता. जैसे आपने 11th करी है, 10th करी है, 9th करी है, वैसे ही ये वाली भी क्लास आपकी हो जाएगी. तो इसमें डरने वाली बात है नहीं. बहुत इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं. बट द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज योर फोकस, योर कंसिस्टेंसी, योर सिंसेरिटी, योर डिवोशन. ये सारी ही चीजें आपकी जरूरी हैं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो. हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आपके स्कूल्स में चैप्टर्स स्टार्ट होने से पहले हम ये चैप्टर्स को फिनिश कर दें. तो इसलिए हम जल्दी आपको यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जो स्कूल की क्लासेस होती हैं उससे पहले ही आपका चैप्टर, मुझे ऐसे पर्सनली फील होता था कि कोई भी ट्यूशन पे अगर आप जाते हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका सिर्फ पर्पस यही होना चाहिए कि आप थोड़ा सा पहले पढ़ के रख लो. ठीक है, थोड़ा सा जब हमें आइडिया पहले होता है तो हम स्कूल में बहुत कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं और अपने टीचर्स के साथ भी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हमें ज़्यादा चीज़ें समझ आती है फिर. तो पर्पस यही रहेगा कि आपका सिलेबस एक तो टाइम से पहले खत्म हो. ठीक है, स्कूल में जो भी चीज़ चल रही है उससे पहले हम आपके चैप्टर्स को निपटा दें सो दैट आप स्कूल में भी बहुत अच्छे से समझ पाओ और वो एक काइंड ऑफ रिविजन आपके लिए हो जाए. तो इस तरीके से हम यहाँ पे करने वाले हैं. हम क्लास 12 का टर्म 1 का चैप्टर यहाँ पे टर्म 1 पता नहीं अब होंगे या फिर नहीं होंगे, बट फर्स्ट चैप्टर है आपकी क्लास 12 का विच इज द सॉलिड स्टेट. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा. कोशिश करूंगी कि मॉडल्स के थ्रू समझा दूं या कुछ एनिमेशन वगैरह लगा के मैं आपको चीज़ें समझा दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट 1 रहेगा आज थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन रहेगा जिसमें हम समझने वाले हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. बहुत तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर फिर से आपकी क्लासिफिकेशन होती है मॉलिक्यूलर, आयनिक. ठीक है, ये सारी क्लासिफिकेशन होती है. कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, फिर नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सॉलिड्स. ये सारी क्लासिफिकेशन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. साथ के साथ हम यहाँ पे सिस्टम को समझेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है. ठीक है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, 7 क्रिस्टल लैटिस और 14 ब्राविस लैटिस के बारे में भी इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं. इसके बाद पार्ट 2 आएगा. पार्ट 2 में हम डिफरेंट लैटिसेस को पढ़ेंगे, यूनिट सेल्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट यूनिट सेल्स को. जैसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं, आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स होती हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है 3D और 2D वाली. ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में करने वाले हैं. पार्ट 2 इज गोना बी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा आपको पार्ट 2 में. ठीक है, इसके बाद एक पार्ट 3 होगा जिसमें हमें नॉर्मल चीजें जो आपकी रह गई हैं जैसे डिफेक्ट्स रह गया, प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह गई, इन चीजों को हम पार्ट 3 में कवर अप कर लेंगे. तो ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा. 4th पार्ट में हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को हम पूरा वाइंड अप करेंगे और 5th पार्ट एक एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का भी रख लेंगे. ठीक है, तो 5 लेक्चर्स में आपका ये सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, सारे ही पार्ट्स आपको देखने, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पार्ट उठा के देख रहे हो या सिर्फ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना. सारे ही पार्ट्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट रहते हैं. कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पुट अप होके आ सकते हैं. ठीक है, तो मेक श्योर आप चीज़ें 100% देख रहे हो, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे आप लोग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेक श्योर यू लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो. ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो उसे कमेंट सेक्शन
सेक्शन के अंदर लिख देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉलिड स्टेट का पार्ट 1। यहाँ पे आज हम सबसे पहले करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। एक तो मीनिंग हम समझ लेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब क्लासिफिकेशन में यहाँ पे स्पेसिफिकली अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन लिखा हुआ है, बट और भी क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, डिफरेंशिएशन करना आता है डेफिनेटली। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज यूनिट सेल, व्हाट इज लैटिस पॉइंट्स या फिर पॉइंट लैटिस बोल सकते हो, और 7 क्रिस्टल एंड 14 ब्राविस लैटिस के बारे में आपको समझाऊंगी। और इन दोनों को लर्न करने की एक ट्रिक है मेरे पास। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को किस तरीके से लर्न करना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है मैटर, आपने 9th में चैप्टर पढ़ा था मैटर। मैटर इज समथिंग विच हैज मास विच ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, यही हम बोलते हैं। अब मैटर को फिजिकल स्टेट पे हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वी हैव सॉलिड स्टेट, वी हैव गैसियस स्टेट, वी हैव लिक्विड स्टेट। क्या डिफरेंस होता है तीनों में आप जानते ही हो। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं आपके बहुत अच्छे से पैक्ड होते हैं, एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, ये स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं आपके पार्टिकल्स को, और सॉलिड में ऐसे पैकिंग होती है। लिक्विड में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, इतनी अच्छी पैकिंग नहीं होती, इतनी सिस्टमैटिकली पैकिंग नहीं होती जितनी आपकी किस में होती थी, आपके सॉलिड में हो रही थी। और गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होने की वजह से पार्टिकल्स दूर होते हैं और वो गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। तो मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। गैसेस और लिक्विड, सॉरी गैसेस के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ लिया है। क्लास 11 में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर करा था, तो उसमें हमने गैस को फिनिश कर दिया है। सॉलिड के बारे में हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही लिक्विड में सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड के बाद। तो इस तरीके से मैटर को हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं आपकी क्लासिफिकेशन। ये आप टेबल को याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगी आपको ये टेबल, एनसीईआरटी में जितना भी फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में लिखा हुआ है वो सारा कंक्लूजन इसी के अंदर है, और आगे भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट मैटर, मैटर को हमने क्लासिफिकेशन कर ली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। गैस को आपने क्लास 11th में पढ़ लिया, लिक्विड और सॉलिड को हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। सॉलिड को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड्स में कहीं ना कहीं, चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे आपके नॉर्मल स्कूल बोर्ड्स हो, ये डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा, एक बार जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आप स्टार लगा सकते हैं, इसका डिफरेंस जरूरी है, पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड में आप क्लासिफाई कर सकते हो। फिर से बोलो, वी हैव मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो आपका यूनिट्स होंगे, जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे। आपके मेटल्स जो है मेटालिक सॉलिड बनाएंगे। आपके जहाँ पे केटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट होंगे वो आयनिक सॉलिड बनाएंगे। और कोवलेंट सॉलिड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट, जहाँ पे कोवलेंट कार्बन जो है आपका कोवलेंट सॉलिड बनाता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में कैटेगराइज करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट टेबल जो आपको टिप पे याद होनी चाहिए। दिस शुड बी ऑन योर टिप, ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी है। चलिए अब देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, ये तो हम 9th में ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है। सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है, और इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, और इनकी वेल डिफाइंड शेप होती है, और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना, पता ही हमें। ऐसे लिक्विड की वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होती है, बट इसकी शेप स्पेसिफिक नहीं होती है। पानी को ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेते हैं, पानी को डोंगे में डालो तो डोंगे का शेप ले लेता है, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से कम होते हैं, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सो शेप जो है वो वेरी करता है, बट वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। क्लियर है?
गैस की ना ही वॉल्यूम डिफाइंड है, वेल डिफाइंड वॉल्यूम भी नहीं है और वेल डिफाइंड शेप भी नहीं है। इनके बीच में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और इनके मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। ना ही ये कोई प्रॉपर शेप ले सकते, ना ही ये कोई प्रॉपर वॉल्यूम आपका लेते हैं। गैस का अगर हम वॉल्यूम बोले तो जिस कंटेनर में आपने डाला है वही कंटेनर का वॉल्यूम फिर गैस का वॉल्यूम माना जाता है, ठीक है। तो खुद का इनका कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता है, कंटेनर का वॉल्यूम ही हम फिर गैस का वॉल्यूम बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्लासिफिकेशन हमने मैटर की करी थी, थोड़े से पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर सॉलिड की क्लासिफिकेशन हमने ब्रॉड कैटेगरी में करी थी एज अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होता है, साथ के साथ हमारे पास फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमें स्टडी करना है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। आपके 3rd पेज में या 4th पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, उसको एक टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है। आप पढ़ना चाहते हो तो वो सारी चीजें पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग साइड बाय साइड करते जाओ, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी एनसीईआरटी से, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। बट आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है नेक्स्ट क्लास से। अभी तो नहीं पता मुझे कौन से पेज नंबर है, बट नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी कि यहाँ इस पेज से लेकर उस पेज तक आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग क्लास 12 में मस्ट है, आपको जरूर रीड करते जाना है। जैसे जैसे पार्ट खत्म होते जाए वैसे वैसे एनसीईआरटी का उस पोर्शन को रीड कर लेना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं द सेकेंड क्लासिफिकेशन। सॉलिड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में आपका पाउडरी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड में परफेक्ट क्रिस्टल्स आते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। और क्यों आते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वहां पे डिफरेंस देखने को मिलता है। अमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर, ठीक है। यहाँ पे ना इरेगुलर वर्ड लगाओ, यहाँ पे रेगुलर लगाया हुआ है ना, दे आर अरेंज्ड इन इरेगुलर फैशन। कोई भी रैंडम अरेंजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन रेगुलर फैशन में अगर अरेंजमेंट होगी तो वो स्मॉल डिस्टेंस पे अरेंजमेंट होगी। समझने का मतलब, समझने की कोशिश करना। वैसे तो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस इज अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर पैटर्न आपका अरेंज कर रहा है, क्लियर है, रेगुलर पैटर्न अरेंज कर रहा है। और इरेगुलर पैटर्न अमॉर्फस सॉलिड में अरेंज हो रहा है। रेगुलर पैटर्न जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका रिपीट हो रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक है, ज्यादा रिपीट हो रहा है। अमॉर्फस सॉलिड में जो एक अगर रेगुलर पैटर्न वैसे तो नहीं दिखेगा, अगर दिखता भी है तो वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, बहुत कम रिपीट होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट इसने लिखा हुआ है, बट आप अगर इरेगुलर फैशन में लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो लेकिन स्मॉल डिस्टेंस तक होगा अमॉर्फस में, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस तक रेगुलर अरेंजमेंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अमॉर्फस सॉलिड मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब अमॉर्फस सॉलिड का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे पानी का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बोले तो वो फिक्स है, या आइस का मेल्टिंग पॉइंट बोले तो वो फिक्स्ड है, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड का एक रेंज है, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की मेल्टिंग है। कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस वैल्यू है या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, नहीं। रेंज मतलब एक सर्टेन रेंज होगी, एक रेंज होगा 0 से 2 डिग्री सेल्सियस या 0 से 1 डिग्री सेल्सियस। एक परफेक्ट आपको वैल्यू नहीं देगा, फिक्स्ड वैल्यू नहीं देगा। सो अमॉर्फस सॉलिड में आपके जो सब्सटेंसेस, जो आपके सॉलिड्स हो, उनका एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्लियर है। इसके बाद 2 सर्फेसेस आर हियर। अगर आप बीच में से अमॉर्फस सॉलिड को काटोगे तो 2 सर्फेस जो निकलेंगे वो इरेगुलर अरेंजमेंट वहां पे होने वाली है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अगर आप कट करते हो बीच में से तो आपके पास 2 प्लेन सर्फेसेस आपके जनरेट होते हैं, 2 स्मूथ प्लेन सर्फेसेस जनरेट होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट है, जब आप उसको काटोगे तो इरेगुलर सर्फेसेस क्रिएट होंगे। यहाँ पे प्लेन एंड स्मूथ सर्फेस क्रिएट होंगे जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को बीच में से काटते हो। इसके बाद अमॉर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब है, आइसो मतलब सेम और ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की आपको अरेंजमेंट्स दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपकी डिफरेंट
वैल्यूज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं तो इसी को हम एनाइसोट्रॉपी वर्ड यूज करते हैं। एनाइसोट्रॉपी मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन योर डिफरेंट डायरेक्शन, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप देख पा रहे हो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, पहले ब्लू वाले केटाइंस फिर एनाइंस फिर केटाइंस फिर एनाइंस, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन इस पॉइंट से पकड़ लो, ऐसे जा रहे हो इस डायरेक्शन में तो सारे ब्लू आपको एटम्स दिख रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई और एटम्स दिख रहे हैं, कोई और डायरेक्शन पकड़ लो तो कोई और एटम्स दिख रहे हैं, ऐसे जा रहे हो तो कोई और एटम्स दिख रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में आपके डिफरेंट तरीके के एटम्स आप एनकाउंटर करोगे। यहाँ पे आप रैंडमली कहीं से भी जा सकते हो, इधर जाओ तो अलग है ना, इधर जाओ तो देखो आपके यहाँ पे ब्लू, रेड के बाद ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे रेड के बाद ब्लू, ऐसे ही देखो यहाँ पे इस तरीके से कहीं पे भी चले जाओ, सॉर्ट ऑफ आइसोट्रॉपिक नेचर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक नेचर होने वाला है। आपको ये चीज याद रखनी, समझ आ रही है बात। इसके बाद एमॉर्फस सब्सटेंसेस आर सूडो सॉलिड्स, दे आर सुपर कूल लिक्विड। एग्जाम्पल में इसमें आप विंडो ग्लासेस लिख सकते हो। आपको पता है जो विंडो पेन्स होती है, अगर आप देखते हो विंडो पेन्स, जो ग्लास होता है उसको हम सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। होता तो वो सॉलिड है, फिर सुपर कूल लिक्विड क्यों बोलते हैं? आपको पता है जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर जाता है, क्लियर है। अगर कभी भी आप पुराने घर में कहीं जाते हो या फिर कहीं पे भी अगर आप स्कूल्स वगैरह में देखते हो, तो जो ग्लास होता है ना, दैट हैज द एबिलिटी टू फ्लो, बट द रेट ऑफ द फ्लो इज वेरी वेरी लेस। रेट ऑफ द फ्लो का मतलब ग्लास फ्लो करता है, जैसे पानी फ्लो करता है, ऐसे ही जब ग्लास है, नीचे ग्रेविटी लग रही है, ग्लास का जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो किसी भी पुराने घर में अगर आप कोई विंडो पेन देखते हैं तो नीचे ग्लास मोटा होता है कंपेरेटिव टू ऊपर, ऊपर ग्लास पतला होता है और नीचे आते आते फिर वो मोटा हो जाता है। वो क्यों है? वो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास की वजह से। लेकिन वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते तो उसकी वेलोसिटी, विस्कोसिटी कम हो जाती है ना, वो कम फ्लो करता है, क्लियर है। तो ऐसे ही ग्लास को हम सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो बहुत कम है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्लास को एक सुपर कूल लिक्विड, बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड। और ये आपके प्रॉपर ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चों को लर्न करना होता है, क्लियर है। आपको क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको उनको क्लासिफाई करना है एज अमॉर्फस सॉलिड एंड एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? सो यू आर बीइंग गिवन पॉलीयूरेथेन, नैफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास एंड कॉपर। आपको इनको क्लासिफाई करना है अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसको आप याद कर लेना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेंजोइक एसिड आते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर आता है, क्लियर है। बाकी जितना भी है वो सारा आपका अमॉर्फस सॉलिड में जाता है। तो पॉलीयूरेथेन कोवलेंट कंपाउंड, नैफ्थलीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और आपका फाइबर ग्लास किस में जाएगा? अमॉर्फस सॉलिड में जाएगा। जो भी आयनिक कंपाउंड है, मेटालिक कंपाउंड है, जैसे बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर, ये सारे आपके किस में जाएंगे? ये आपको लर्न करना है, इसके पीछे मेरे पास कोई रीजन नहीं है, अगर आपको पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जाएंगे, क्लियर है। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। चलिए, तो ये अमॉर्फस सॉलिड एंड हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्लासिफिकेशन कर ली है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर आपको जो क्लासिफिकेशन वाला चार्ट है वो याद है तो यहाँ पे देखो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। अभी सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मेटालिक सॉलिड में मेटल्स से आपका सॉलिड बन रहा होगा, आयनिक सॉलिड में आयनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे NaCl का लैटिस है ना, NaCl। ऐसे कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट स्पीसीज प्रेजेंट होंगे और आपका क्या बना रहे होंगे? क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन बना रहे होंगे। So crystalline solids क्या होते हैं? They can be classified on the basis of nature of intermolecular forces operating in them। 4 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट। कर लोगे? फिर से बोलो, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट आपका, और सॉरी फिर से बोलो, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट, ये 4 क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन आज का थियोटिकल है, बट थियोटिकल पोर्शन भी पूछा जाता है तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 इज गोना बी अमेजिंग, मजा आने वाला है आपको, ठीक है, तो उसमें वो आप मिस मत करना। फिलहाल के लिए फिर से बोलेंगे कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इसी तरीके से याद करो, अपने दिमाग में रिपीट करो, चलते चलते बोलते जाओ क्या क्या है।
आपके आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट, बस, ठीक है। मॉलिक्यूलर को फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एज पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये है कि आपका कोई भी सॉलिड जो बन रहा है वहां पे जो एटम्स या फिर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, देखो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, आपको पता है हम छोटे छोटे चीजों से मिलके ही सॉलिड बनता है, वो छोटी चीज क्या होगी, पार्टिकल होगी। वो पार्टिकल एक एटम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। समझ आ रहे हो, समझ आ रही है बात? तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड बना रहे हैं ना, वो क्या बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं। तो इसको अगर हम बोलेंगे पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, ये पार्टिकल एक एटम भी हो सकता है, ठीक है, मेटालिक एटम भी हो सकता है या कोवलेंट एटम हो सकता है, या फिर ये एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर ये एक आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्टिकल, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूल जो है वो आपका क्या बना रहा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड बना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होने वाला है, मॉलिक्यूल होने वाला है। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? क्लियर है ना सबको? तो ये वाली बात है। इसके बाद इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज नॉन पोलर सॉलिड, फिर हम पोलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड से ये समझ आता है कि मॉलिक्यूल तो होने वाला है। नॉन पोलर का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, जैसे H2, जैसे H2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। Cl2, I2, ये आपके I2 क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। Cl2 को टेम्परेचर कम कर दो तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, हाइड्रोजन का टेम्परेचर कम कर दो तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्लियर है? सो दीज कंप्राइजेस ऑफ ईदर एटम्स सच एज आर्गन, हीलियम, या फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स सच एज H2, Cl2 एंड I2। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें एटम्स भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए। एटम्स में कौन सा लोगे आप, आर्गन लोगे, हीलियम लोगे, मतलब आप नोबल गैसेस वाले एटम्स ले सकते हैं। आर्गन, हीलियम, ये आपके एटम्स हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स अगर लोगे तो वो नॉन पोलर वाले ही लेना, सच एज H2, Cl2 एंड I2। क्लियर हो गया? अब इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन तो है नहीं ना, पार्टिकल्स नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में अगर आपको सॉलिड बनाना है तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई तो इंट्रैक्शन होनी चाहिए ना। तो वो कौन सी इंट्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो जब पोलर होता है तो आपको समझ आता है कि पोलर इंट्रैक्शंस हैं, जैसे आयनिक इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट करती है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में आयनिक इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है और वो भी नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो अब दो H2 मॉलिक्यूल्स में कौन सी इंट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे आपकी वीक वैन डर वाल इंट्रैक्शंस होती है। क्या होती है, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस या फिर वैन डर वाल इंट्रैक्शंस आप बोल सकते हो। सो इन के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, जिसे हम लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं, जो हमने क्लास 11th में करा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, है ना। तो ये होता है, और कम इंट्रैक्शंस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, तो इसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं और इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, एंड दे आर यूजुअली इन लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये यूजुअली गैसियस स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं, बट हाँ टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो हम जानते हैं लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द 3-4 पॉइंट्स विच यू हैव टू राइट अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ऑब्वियसली पोलर कंपाउंड्स आप यूज करोगे, सच एज HCl में पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है ना, HCl में पोलैरिटी H डेल्टा पॉजिटिव, Cl डेल्टा माइनस। ऐसे ही SO2 में भी पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, तो जिनके पास डाइपोल मूवमेंट होंगे उनके अंदर पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, और पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी तो ये आपके जो पोलर कंपाउंड्स हैं इनके बीच में डाइपोल इंट्रैक्शंस के थ्रू ये आपके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगे या एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। HCl आपका है तो HCl में H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज
और Cl के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज। ऐसे ही दूसरा आपका HCl मॉलिक्यूल होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा माइनस। तो ये एक अपना डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस इनको होल्ड करके रखेंगी, तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस होंगी? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस की वजह से आपके स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होने की वजह से polar molecular solids are much stable solid as compared to non-polar molecular solids। क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ पे सॉलिड्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इंट्रैक्शंस उनसे बेटर है, बट स्टिल इतनी बेटर नहीं है कि वो हार्ड बन जाए। अगर वीक इंट्रैक्शंस होंगी तो ये नॉन आपके सॉफ्ट ही रहेंगे, क्योंकि इनको आप इजीली कट डाउन कर सकते हो। और कोई फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये कंडक्ट करते ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। इसके बाद देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर सॉलिड। यही रीजन है कोवलेंट, इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन यहाँ पे और यहाँ पे, तो वैन डर वाल इंट्रैक्शन है या लंडन फोर्सेज है। तो हाई डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। तो बेटर इंट्रैक्शंस मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेज और लिक्विड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। SO2, solid ammonia are examples of such solid। क्लियर हो गया? अमोनिया में भी डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो इसलिए आपके ये क्या हो जाएंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल का एग्जिस्टेंस जरूरी है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन H and 4। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होती है तो हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? फोन से अटैच होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा स्पीसीज है, ऐसा कंपाउंड है या ऐसा सॉलिड है जहाँ पे हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे HF की अगर हम बात कर ले, वाटर की हम बात कर ले, वाटर में जो बेसिकली सॉलिड स्टेट लोगे तो आइस लोगे, तो आइस में किस तरीके की क्लासिफिकेशन में का पार्ट बनेगा? तो वाटर जो आइस है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो दो फोर्सेस पार्टिकल्स को होल्ड करके रख रही है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। पार्टिकल्स को जो होल्ड करके रख रही है फोर्सेस, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ये आपके वोलेटाइल होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आयंस जो है, पार्टिकल्स कौन से लोगे? जो पार्टिकल्स सॉलिड बना रहे हैं, ये पार्टिकल्स कौन से होंगे? आयनिक पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, केटाइन या फिर एनाइन। क्लियर है? Such solids are formed by three-dimensional arrangement of cations and anions bounded by strong coulombic forces या फिर electrostatic forces। जैसे NaCl का आपका पूरा क्रिस्टल लैटिस है, आप देखोगे एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है। तो NaCl का क्रिस्टल लैटिस आपका एक 3D नेटवर्क जनरेट करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं केटाइन और एनाइन के बीच में। दे आर सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दे आर नॉट फ्री इन, ये सॉलिड स्टेट में ये जो केटाइन और एनाइन है फ्री टू मूव नहीं है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में नमक जो है कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि फ्री आयंस नहीं है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। लेकिन जब आप फ्यूज्ड लेते हो या मोल्टन लेते हो, मोल्टन मतलब सॉलिड स्टेट में जो नमक है उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, तो वो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मोल्टन स्टेट वाला सॉलिड या फिर अगर आप उसको पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो उसकी वजह से आयंस जनरेट हो जाते हैं, Na पॉजिटिव आयंस जनरेट हो जाएंगे, फ्री आयंस जनरेट हो जाएंगे और इसकी वजह से ये कंडक्टिंग हो जाएगा, इसकी वजह से ये कंडक्टिंग हो जाएगा। क्लियर है? आई होप इट्स वेरी क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आयनिक सॉलिड। अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। सो मेटालिक सॉलिड्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय the electrons held by a basically free of electron। metallic solid में जो particle होगा वो metal होगा। metal आपको पता होना चाहिए, metal has tendency to lose electrons। ठीक है, metal has tendency to lose electrons। तो metal जैसे सोडियम का आप या फिर कॉपर का आप लेते हो, कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, या वायर्स होती हैं,
वो कॉपर मेटालिक सॉलिड ही तो होती है। तो कॉपर क्या है, एक मेटल होता है और इसके सरफेस पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, क्योंकि लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, तो अपने सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन्स को अटैच करके रखते हैं, बट वो लूजली हेल्ड होते हैं। तो जैसे ही आप उसको करंट दोगे, वो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल मिलता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है और फिर करंट जो है वो कॉपर वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा जाता है। बेसिकली इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरी क्रिस्टल लैटिस के अंदर आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका स्प्रेड होता है। ईच मेटल एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वन और मोर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। These free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metals. जो metals या metallic solid होते हैं, they are very good conductors of electricity और इनके अंदर thermal conductivity भी होती है, temperature का transfer भी होता है। For example, अगर आपने स्पून को किसी सब्जी वाली कढ़ाई में डाल दिया तो स्पून पीछे तक गर्म हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि that is made up of your metal. मेटल जो है वो थर्मल कंडक्टेंस भी करते हैं, टेम्परेचर को भी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस। Similarly, when a heat is applied to one portion of the metal, the thermal energy is uniformly spread to throughout the free electrons and metals are highly malleable and ductile. ठीक है, तो thermal conductivity and your normal conductivity of metal is due to the free electron which is present on the metal surface. So this is all about your metallic solids. Apart from that, we have covalent solids too. Covalent solid में अगर हम बात करते हैं, ये आपका कोवलेंट सॉलिड कोवलेंट एटम से मिलके बना होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में आप क्या बोलते हो कि कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द एजेसेंट एटम्स थ्रू द क्रिस्टल। दो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक वाला बनता है, वहां पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आयंस यूजुअली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। जैसे NaCl का क्रिस्टल है, सोडियम एक मेटल है और Cl क्या है, एक नॉन मेटल है। बट अगर पूरे ही लैटिस के अंदर नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे तो नॉन मेटल्स में देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ लेने वाले ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग होती है वो शेयरिंग से बनती है। तो अगर सिर्फ कार्बन से बना हुआ लैटिस है तो वो पक्का से कोवलेंट लैटिस होने वाला है, कोवलेंट सॉलिड होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होंगे, नॉन मेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स इन्हें बोलते हैं क्योंकि लॉन्ग चेन बनते हैं और बड़ा 3D नेटवर्क यहाँ पे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड स्ट्रांगली एट देयर पोजीशन, ठीक है। तो एटम्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होल्ड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट होने से पहले ही वो अपने आप को तोड़ लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। They are insulators and do not conduct electricity. Diamond and silicon carbide are the type of such solid. Graphite is a soft and conductor of electricity. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप किसका लिखेंगे, कोवलेंट सॉलिड में डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर हो गया? ओके अब हमें सिर्फ ग्रेफाइट की बात करनी है। ग्रेफाइट के बारे में भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बताई गई हैं, तो ग्रेफाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर, यहाँ पे हर एक कार्बन एटम से बना ये आपका लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसके अंदर एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस वेकेंट p ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से ग्रेफाइट कंडक्टिंग नेचर का होता है। लेयर स्ट्रक्चर की वजह से इनके बीच में, दो लेयर्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस है वो बहुत ही पुअर होती है। बहुत ही पुअर होने की वजह से ये लेयर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और इसकी वजह से ये लुब्रिकेटिंग नेचर का होता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है ग्रेफाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट जो है यहाँ पे एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर, कार्बन एटम से ही बनता है ग्रेफाइट। डिफरेंट लेयर्स में अरेंज होता है एंड ईच एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड बिटवीन 3 नेबरिंग एटम। हर एक एटम जो है वो 3 डिफरेंट नेबरिंग एटम से बॉन्डेड होता है।
जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर एंड इज फ्री टू मूव अबाउट। इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैंने बताया ना पी ऑर्बिटल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और वो डिफरेंट लेयर्स में मूव कर सकता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, जिसकी वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और लुब्रिकेंट की तरह भी काम आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेफाइट एंड दिस इज द समरी व्हिच वी हैव गॉन थ्रू राइट नाउ। ये पूरी एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हो विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये पूरी समरी है, जितना पढ़ा है उसको समराइज करके एक टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको जरूर देख लेना। सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन है, हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो मॉलिक्यूल्स जनरली थे, लेकिन एटम्स भी लिखा हुआ था, एटम्स में आर्गन और नियॉन जैसे एटम्स लिखे हुए थे, है ना। तो मॉलिक्यूल्स जनरली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्लासिफाई करा था। नॉन पोलर में आपके डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, इंट्रैक्शंस जैसे H2I2CO2 HCl, SO2 आर्गन, CCl4 आर दी एग्जाम्पल्स। इनका फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है, कोई भी आपका डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं होता, फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए ये इंसुलेटर होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। पोलर कंपाउंड में जैसे आपका HCl और SO2, यहाँ पे पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं, इतनी ज्यादा इंट्रैक्शंस नहीं होती कि वो उसको हार्ड बना दे, तो ये सॉफ्ट होते हैं और ये इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं और ये भी इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अगर हाइड्रोजन FON से जुड़ा हो, जैसे आइस में वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ तो वो E हो गया। ये हार्ड होते हैं आइस, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टिंग नहीं होते और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने आयनिक सॉलिड पढ़ा। आयनिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स सॉलिड बनाएंगे वो आयंस होंगे, इनके बीच में कोलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होंगी, तो आपके आयनिक सॉलिड में NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड या फिर कैल्शियम फ्लोराइड जैसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड, बट जैसे ही आप उसको मोल्टन या एक्वा स्टेट में लेके आते हो तो फ्री आयंस जनरेट होते हैं और फ्री आयंस की वजह से वो कंडक्टिंग होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नमक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, आप उसको कढ़ाई में डालो वो मेल्ट होगा ही नहीं, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप मेटालिक सॉलिड पढ़ते हो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस, बेसिकली मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द आयन। ठीक है, तो आपके सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। आपके नॉर्मल मेटल्स आएंगे एग्जाम्पल में, जैसे आयरन हो गया, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम मेटल का प्लेट हो गया। ये हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल इनकी प्रॉपर्टीज हो गई और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, तो कंडक्टर होते हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। ठीक है, इसके बाद कोवलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं, इस वर्ड को याद कर लेना। यहाँ पे एटम्स बनते हैं, कोवलेंट एटम्स बेसिकली होते हैं और जो पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही होती है। SiO2 क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर कार्बन इन डायमंड या फिर ग्रेफाइट फॉर्म आप बोल सकते हो, ये हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। सिर्फ कार्बन ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट और कंडक्टिंग नेचर का होता है। जनरली जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ कार्बन ग्रेफाइट को आपको याद रखना है, वो सॉफ्ट होता है और कंडक्टिंग होता है। क्लियर हो गया। सो दिस इज द फर्दर क्लासिफिकेशन। आपने जितना भी पढ़ा है, अगर आप इस टेबल को लर्न कर लेते हो और आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि इन पॉइंट्स को एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इन पॉइंट्स को पॉइंट्स की तरह लिख के आओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो इस टेबल को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये लर्न कर लीजिए। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस को जरूर देख लेना। ठीक है, तो इस टेबल को लर्न कर लो, फिर आप तो अपने पॉइंट्स में लिख ही सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड की। ठीक है, अब देखो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब जितना भी क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन था दैट्स ऑल कंप्लीटेड। अभी हमें बात करनी है क्रिस्टल लैटिस की। What is crystal lattice? What is unit cell? And what is lattice points? ये तीन वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी तक हम सॉलिड बनाते थे तो इस तरीके से बनाते थे, है ना। हम सॉलिड को जब भी रिप्रेजेंट करते थे तो इस तरीके से हम बोलते थे कि रेगुलर अरेंजमेंट आपकी होती है। किसकी? आपके एटम्स की, आयंस की या मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है और प्रॉपर पैकिंग होती है और इस तरीके से सॉलिड बनता है। बट इन रियलिटी जो एटम्स या आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स सॉलिड के बना रहे हैं पार्टिकल, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होते, वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर होगा।
आप बोल सकते हो कि इस तरीके से ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द 8 यूनिट्स, 8 पार्टिकल्स बोल सकते हो, ऐसे ऐसे 8 पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। बट ये आगे पूरा 3D आपका कवर कर रहा होता है, पूरा सरफेस कवर कर रहा होता है। तो ऐसे नहीं, इनके अंदर आप बोल सकते हो कि इस तरीके से रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ये एक रिपीटिंग यूनिट हो गई, है ना। इसको मैं अगर दिखाऊं तो दिस इज 1 यूनिट, 1 पार्टिकल बोल सकते हो समझने के लिए। ये आपका ये दूसरा यूनिट हो गया, ऐसे ही आगे लगा लो, ये आपका तीसरा यूनिट हो गया। सो बेसिकली इस तरीके से आपका सॉलिड जो है वो बनता जाता है। समझ आ रही है बात? इस तरीके से सॉलिड आपका बनता जाता है, ठीक है। पूरा एक्सटेंड होता जाएगा इस तरीके से। समझ आ रही है बात? इधर भी, और आपको एक सॉलिड क्रिस्टल लैटिस आगे भी एक्सटेंड होगा, ठीक है, पूरा सॉलिड बन जाता है। तो ऐसे ना दिखा के, ये तो हमने सीख लिया, 9th 10th में ऐसे ही बनाते थे। अब हमारे लिए सॉलिड क्या हो जाएगा, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा आपका जो 3D नेटवर्क है, ये पूरा 3D नेटवर्क जो आपका बनता है, पूरा जो सॉलिड बनता है उसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। जो पूरा सॉलिड बनता है इस तरीके से उसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो पूरा हमने पार्टिकल्स मिलके बनाए थे, और कितने भी आप आगे बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, ऊपर बना सकते हो, साइड बना सकते हो, ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। अब एक पार्टिकल जो है अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, यही पार्टिकल बार बार हर डायरेक्शन में रिपीट कर रहा है, ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो ये जो पार्टिकल अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये यूनिट सेल हो जाएगा। तो आपका स्मॉलेस्ट पार्ट which is repeating itself in every direction is your unit cell। समझ आया? अब देखो, एक जो हमने ऐसे दिखाया आपको, तो ऐसे ये एक एटम दिख रहा होगा, बट मैंने इसको बोला कि ये मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट द रिपीटिंग यूनिट भी, ये ग्रीन वाली हम बोल देते हैं कि ये रिपीटिंग यूनिट है जो अपने आप को हर डायरेक्शन में रिपीट कर रही है। अब इस रिपीटिंग यूनिट में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स या फिर आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस रिपीटिंग यूनिट में सिर्फ ये नहीं प्रेजेंट होते, अगर NaCl की क्रिस्टल की बात करो तो यहाँ पे आपके Na पॉजिटिव आयंस होंगे, Cl माइनस आयंस भी होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एटम्स या फिर आयंस प्रेजेंट होंगे। तो एक यूनिट सेल के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है जो अपने आप को यूनिट सेल में कन्वर्ट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। तो यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल किससे बनता है, यूनिट सेल लैटिस पॉइंट से बनता है। मतलब जो एटम्स या फिर आयंस कंबाइन करके एक सेट ऑफ पैटर्न बनाती है जो अपने आप को रिपीट करता है, तो उसे पर्टिकुलर एटम को या आयन को या मॉलिक्यूल को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जो अपने आप को एक सिस्टमैटिक तरीके से लेके आती है और एक यूनिट सेल बनाती है। यूनिट सेल फिर अपने आप को रिपीट करके क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। समझ आ रही है बात? सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये और भी आप एक्सटेंड करोगे तो ये पूरी क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। बट दिस इज द यूनिट विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स। दिस इज द यूनिट विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ये अपने आप को इधर भी रिपीट करिए, पीछे भी रिपीट करिए, आगे भी रिपीट करिए। तो ये जो पर्टिकुलर चीज आएगी तो इसे क्या बोल देंगे, इसे हम यूनिट सेल बोल देंगे। और यूनिट सेल कैसे बनता है, यूनिट सेल आपके इन एटम्स या आयंस से बनता है, इन एटम्स या फिर आयन से बनता है। तो ये आपके एटम्स या आयन जो यूनिट सेल बना रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। समझ आया? तो ये तीनों वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जनरली जो यूनिट सेल आपकी रिपीट होती है वो क्यूबिकल फॉर्म में होती है। रिपीटिंग यूनिट कोई भी हो सकती है, बट जनरली जो हमें पढ़नी होती है वो क्यूबिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ? सो आपको क्यूब के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ स्मॉल इंट्रोडक्शन है, कल हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट पार्ट, अभी आपको ये डेफिनेशंस पता होने चाहिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ रहे हैं और हमने बोला कि वो रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न पे प्रेजेंट है। सो रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न आपके पार्टिकल्स के होते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। That regular 3-dimensional arrangement of points मतलब लैटिस पॉइंट्स की बात कर दी अब इसने। तो रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट जो आपके पॉइंट्स का हो रहा है इन स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम क्रिस्टल लैटिस। ये पूरा जो रेगुलर अरेंजमेंट मिलके बना है वो क्रिस्टल लैटिस है, और जो अपने आप को रिपीट कर रहा है कंसेक्यूटिवली वो यूनिट सेल है। So smallest part of a crystal lattice, which when repeated in all the directions results in the formation of crystal lattice, is called the unit cell. For example, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी एक लैटिस है ये वाली, ध्यान से देखना, ठीक है।
अभी आपने वो देखा था ना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, अभी आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा था ना, तो ये ग्रेफाइट की लैटिस बोल देते हैं, है ना। ये आपकी पूरी ग्रेफाइट की लैटिस है जो अपने आप को हर डायरेक्शन में रिपीट कर रही है। क्लियर है, हर डायरेक्शन में अपने आप को रिपीट कर रही है n नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर है, तो रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, ये वाली, ये पूरी क्रिस्टल लैटिस है, बट दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये आपका यूनिट सेल है, और जो भी एटम्स इस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, तो जो भी एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये आपके लैटिस पॉइंट्स बनाएंगे, ये लैटिस पॉइंट हो जाएगा जो यूनिट सेल को बनाती है। तो एक रिपीटिंग यूनिट ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, तो ये यूनिट सेल हो जाएगी, और ये पूरा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। अब तो क्लियर है, क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। समझ आ गई बात? आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलो, तो क्योंकि हमें यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्यूबिक यूनिट सेल से बहुत काम आता है, तो एक क्यूब के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो जो हम यूनिट सेल रिपीटेड देखेंगे वो क्या होगी, क्यूबिक यूनिट सेल होने वाली है। जो रिपीटेड यूनिट सेल हम देखने वाले हैं वो कौन सी होगी, क्यूबिक यूनिट सेल। ये अपने आपको बार बार रिपीट करके क्रिस्टल लैटिस बनाएगी। 3D यूनिट सेल में हमें यही पढ़ना है। तो एक क्यूब के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आज मैं बता रही हूँ, और इसका एप्लीकेशन पार्ट कल करवाऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक क्यूब की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1, इन्हें बोलते हैं कॉर्नर्स। तो इसके पास कितने कॉर्नर्स हो गए, 4 ऊपर कॉर्नर्स हो गए, और ये 5, 6, 7, 8 कॉर्नर्स नीचे होते हैं। तो ये आपके कॉर्नर्स होते हैं। एक क्यूब के पास आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर एजेस, एजेस आर दीज जो आपके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। एक एज, ये दूसरा एज, ये थर्ड एज, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये 12th एज। तो एक क्यूब के अंदर 12 एजेस होते हैं, है ना, ये आपके एजेस हो गए। और व्हाट आर फेसेस, फेसेस आर दीज, ये एक फेस हो गया, ठीक है, ये वाला एक फेस हो गया, ऐसे ही पीछे वाला दूसरा फेस होगा, नीचे वाला तीसरा फेस, ऊपर वाला 4th फेस, साइड वाला 6th फेस, और ये वाला 5th फेस और 6th फेस। समझ आ रही है बात? कितने फेज होते हैं क्यूब के, 6 फेज होते हैं। कौन से, क्यूब का डिब्बा देखो, अगर आप क्यूब देखते हो तो एक फेज आगे, एक फेस पीछे, 2, एक साइड में 3, 4, ऊपर एक 5 और नीचे एक 6। तो एक फेज के, एक क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें फेस डायगोनल्स की, तो एक फेस मतलब ये वाला फेस हम मान लेते हैं, है ना। हम कौन सा फेस मान लेते हैं, लेट अस से कि ये एक फेस है, टॉप फेस की बात कर रहे हैं, तो ये टॉप फेस है। क्लियर है, तो एक फेस के डायगोनल्स की बात करते हैं। व्हाट आर फेस डायगोनल्स, तो एक फेस पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, दिस इज 1 फेस डायगोनल, दिस इज 2 फेस डायगोनल। तो क्यूब के अंदर एक फेस के ऊपर, एक फेस पर कितने 2 फेस डायगोनल्स होते हैं। समझ आ रही है बात, 2 फेस डायगोनल्स होते हैं क्यूब के अंदर। ये एक फेस है, टॉप फेस, तो एक डायगोनल ये वाला और दूसरा डायगोनल ये वाला। फेस के डायगोनल्स को फेस डायगोनल्स बोलते हैं ना। तो एक फेस पे 2 फेस डायगोनल्स होंगे, बट एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, अभी आपको दिखाया 6 फेसेस होते हैं। तो एक फेस पे, एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो कितने फेस डायगोनल हो जाएंगे, 6 × 2 विच इज इक्वल्स टू 12 फेस डायगोनल्स हो जाएंगे। तो एक क्यूब के अंदर 12 फेस डायगोनल्स होते हैं। ये चीज मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। एक फेस पे 2 फेस डायगोनल्स होंगे, तो ये तो 2 हो गए, ऐसे ही ये वाले 3, 4, ऐसे ही 5, 6, है ना, 7, 8। फ्रंट फेस के लिए 8, 9, सॉरी 8 तो ये हो गए, 9, 10, और बैक फेस के लिए 11, ये वाला पीछे से यहाँ पे 11 और 12 फेस डायगोनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। क्या होंगे, लिख लो, एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे। तो ये नॉलेज ना आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब मैं पूछूंगी ना भाई कितने कॉर्नर्स है, आपको टिप पे पता होना चाहिए 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं। कितने फेस डायगोनल्स हैं, 6। कितने बॉडी डायगोनल्स हैं, 4। कितने फेसेस हैं, 6, ठीक है। ये टिप पे पता होने चाहिए आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब। अब ना हमें इनकी एटम्स की प्लेसमेंट पढ़नी होती है। क्लियर है, तो एक फेस के अंदर अगर हम बात करें, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो एक फेस जो है वो 2 क्यूब्स
2 यूनिट सेल्स का पार्ट होता है। समझने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप एटम को, ठीक है, लेट अस से कि आपकी पैटर्न है रिपीटिंग पैटर्न, हम कौन सा यूनिट सेल ले लें, ये वाला यूनिट सेल ले लेते हैं, है ना, ये वाला यूनिट सेल आपने ले लिया। अब आपने बोला कि इस यूनिट सेल में आपने एटम को कहाँ पे छोड़ा हुआ है, एक कॉर्नर पे छोड़ा हुआ है। एक यूनिट सेल एटम कहाँ पे लिखा हुआ है, रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है। लेकिन जो एटम आपने कॉर्नर पे रखा हुआ है, क्या वो 100% एक यूनिट सेल का पार्ट है? आंसर इज नो। वो जो एक एटम आपने कॉर्नर पे रखा हुआ है ना, वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। कैसे? ध्यान से देखो, ये एक यूनिट सेल है क्रिस्टल लैटिस में। एक यूनिट सेल के अंदर अगर आपने एक एटम रखा है तो क्रिस्टल लैटिस में 8 यूनिट सेल्स जो हैं इस पर्टिकुलर एटम को शेयर करें। कैसे? आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो ये एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, पीछे वाले यूनिट सेल का पार्ट है और नीचे वाले यूनिट सेल का पार्ट है। नीचे 4 यूनिट सेल्स का पार्ट है और ऊपर भी 4 यूनिट सेल्स का ही पार्ट है। अगर आपको दिख रहा है, अगर आप अपने कमरे में एक बॉल रख देते हैं कॉर्नर के अंदर, तो उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा आपको अपने कमरे के अंदर दिखेगा। इस यूनिट सेल में आप इस कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, आपने एक एटम रख दिया कॉर्नर पे और आप पूरे क्रिस्टल लैटिस को देख रहे हो, तो इस क्रिस्टल लैटिस में आपको ये जो एटम दिखेगा, आपको सिर्फ 1/8 पोर्शन दिखेगा, पूरा एटम नहीं दिखेगा। अगर आपने पूरा एटम देखा तो आपने एटम को अंदर रखा है, कॉर्नर पे नहीं रखा। जब आप कॉर्नर पे रखते हो तो वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर होता है। 4 नीचे वाली, 1 2, पीछे वाली 3 4, ऊपर वाली 4, है ना, ये ऊपर वाली 4 यूनिट सेल्स में वो शेयर हो रहा है। तो एक एटम को जब आप रखते हो कॉर्नर पे, तो पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/8 ऑफ द पर्टिकुलर एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कभी भी आपको बोला जाए कि एटम को कॉर्नर पे रखा हुआ है, एटम को कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा पर यूनिट सेल के, क्योंकि वो पर्टिकुलर एटम जो कॉर्नर पे रखा हुआ है वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है। अगर एक एटम को कॉर्नर पे रखा हुआ है तो वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है, तो पर यूनिट सेल 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। अगर नहीं समझ आए तो एक फेस सेंटर को और समझा देती हूँ। अगर आपका ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस है, हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं बट इसमें यूनिट सेल को स्टडी करते हैं। एटम को आपने कहाँ रखा? किसी फेस पे रखा, तो दिस इज द फेस विच वी टेक। आपने एटम को फेस पे रख दिया, तो क्या जो एटम आपने फेस पे रखा है, इस पूरे यूनिट सेल, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में, क्या ये पूरा एटम इस यूनिट सेल का पार्ट है? आंसर इज नो। ये पूरा एटम 2 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करे। कैसे? ऐसे देखो, ये आपका एक यूनिट सेल है, एटम को आपने फेस के सेंटर रखा, तो आधा हिस्सा इसका होगा, आधा हिस्सा इस यूनिट सेल का होगा। तो पर यूनिट सेल इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 का कंट्रीब्यूशन है। हम पर यूनिट सेल की बात करते हैं। तो जब भी आपने एटम को फेस में रखते हो, जब भी आप एक एटम को फेस के सेंटर पे रखते हो, तो वो पर्टिकुलर एटम इज शेयर्ड इन 2 यूनिट सेल्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की 2 यूनिट सेल्स में वो शेयर हो रहा है। अगर वो 2 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है तो एटम कंट्रीब्यूशन उसी एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि वो तो अपने आप को 2 में शेयर कर रहा है, तो पर यूनिट सेल तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक एटम को अगर हम कॉर्नर पे रखें तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। फेस पे रखोगे तो आपका 1/2 विल बी द कंट्रीब्यूशन। और अगर आप एज पे रखते हो, ध्यान से देखो, एज पे रख रहे हो, कहाँ समझाऊं? एज, ठीक है, इधर समझा दूं। ये आपकी यूनिट सेल है, आपने एटम इस एज के सेंटर पे रखा। कितने यूनिट सेल इसको शेयर कर रहे हैं? इस एटम को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं? 1 2, नीचे वाले 2 और ऊपर वाले 2। तो अगर आप एज के सेंटर पे रख रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ 4 यूनिट सेल्स, तो पर यूनिट सेल इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। समझ आ रही है बात? कॉर्नर पे रखा तो 1 2 3 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, 8 हो गए। एच के सेंटर पे रखा तो 1 2 नीचे वाले और 2 ही ऊपर वाले होंगे। एटम को सेंटर पे रखो तो 2 नीचे वाले और ऊपर भी तो होंगी। हम 100% लेते हैं, हर डायरेक्शन में लेते हैं। ये तो 4 ले रखी है हमने, ऊपर होगी, ऊपर भी एटम्स होंगे, लैटिस होगी। तो एच के सेंटर पे रखते हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। फेस सेंटर पे रखते हो तो इस पे भी और इस पे भी शेयर हो रहा है, तो 1/2। इसको मैं एनिमेशन से और अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
बट आप फिलहाल के लिए याद रख लेना, अगर एटम को कॉर्नर पे प्लेस करा जाता है तो उसका पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, एच पे रखा जाता है तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, क्योंकि वो अपने आप को 4 यूनिट सेल में शेयर करे, और फेस सेंटर पे रखा जाता है तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। और अगर आपने एटॉमिक बॉडी के सेंटर पे रख दिया, अच्छा बॉडी डायगोनल्स कितने बताए थे? 4। कैसे हैं? देखो 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। ये एक ऊपर वाला आपने एक पॉइंट लिया ना, ऐसे ही नीचे वाला एक पॉइंट लेना नीचे वाले फेस पे, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, क्लियर हुआ? ऐसे ही दूसरा बॉडी डायगोनल क्या होगा? अभी पीछे वाला पॉइंट ले लो, ये टॉप फेस का पीछे वाला पॉइंट लिया है तो बॉटम फेस का आगे वाला पॉइंट ले लो, तो ये दूसरा बॉडी डायगोनल हो गया। अगर आपने टॉप फेस का आगे वाला पॉइंट लिया है तो बॉटम फेस का पीछे वाला पॉइंट ले लो ऑपोजिट में, तो ये थर्ड बॉडी डायगोनल हो गया। ऐसे ही अगर आपने टॉप फेस का राइट साइड पे आगे वाला पॉइंट लिया है तो बॉटम फेस का लेफ्ट साइड पे पीछे वाला पॉइंट ले लो, दिस इज योर फोर्थ बॉडी डायगोनल। जिस पॉइंट पे बॉडी डायगोनल्स कट करते हैं तो ये पॉइंट जो हो जाएगा उसे हम बॉडी सेंटर बोलेंगे। जिस पॉइंट पे बॉडी डायगोनल्स कट करते हैं उसे हम बॉडी सेंटर बोलते हैं। और बॉडी सेंटर पे अगर एटम प्रेजेंट होगा तो पूरे यूनिट सेल में 100% ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगर एटम आपका बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बॉडी सेंटर का भी लिख लो, अगर एटम बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 100%, मतलब एक ही यूनिट सेल में प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। क्लियर हो गया? इसको हम और अच्छे से समझेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। अभी हम बात करते हैं, अगर आपको अभी सिर्फ नॉर्मल ही बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स, आपको क्रिस्टल लैटिस समझ आ गया, ठीक है? अब क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल्स होती हैं वो फर्दर डिफरेंट तरीके की यूनिट सेल्स हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन उनके डायमेंशंस क्या है। हम एट मैक्स 7 क्रिस्टल यूनिट सेल्स बना सकते हैं और इसी यूनिट सेल्स को रिपीट करते करते 14 ब्राविस लैटिस होती है। ब्राविस लैटिस आपको सिलेबस में है नहीं, बस एक नाम आपको याद रखना है, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्राविस लैटिसेस। क्लियर है? तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स किस पे डिपेंड करती है? जो यूनिट सेल है उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। क्लियर है? देखो डायमेंशंस में आप कौन कौन सी कंसिडर करते हो? एक तो साइड्स कंसिडर करते हो और एंगल बिटवीन द 2 फेसेस कंसिडर करते हो। क्लियर है? साइड्स में देखो, अगर आप देख रहे हो ए साइड, ये आपकी ए बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है? ये पूरा एक यूनिट सेल लैटिस है, ये ए एक लेंथ हो गई, ऐसे ये बी एक लेंथ हो गई और एक सी हो गई। अगर आप क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो भाई क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में ए और बी और सी इक्वल थे, है ना? क्यूबिक यूनिट सेल है तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो ए है और ये बी है और ये सी है, क्या होंगे? इक्वल होंगे। इतना, सॉरी कितना, हाँ ये यूनिट सेल रिपीट हो रही है ना आपने इसमें, हाँ तो ये यूनिट सेल रिपीट हो रही है, तो इसमें ये जो ए है, ये बी है और ये सी है, इक्वल होंगे। और हम एंगल्स कंसिडर करते हैं, ये एक फेस और ये बॉटम फेस के बीच का एंगल अल्फा ले लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही बैक साइड वाला फेस और बॉटम फेस के बीच का एंगल हो जाएगा ऐसे। और ऐसे ही आपके 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल्स होंगे? ध्यान से देखो, ये साइड वाला एक फेस, ये साइड वाला एक फेस और नीचे वाला एक फेस, इनके बीच का एंगल हो जाएगा एक अल्फा, ठीक है? एक फ्रंट वाला फेस और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? बीटा। ऐसे ही एक फेस होता है गामा। गामा क्या होता है? गामा बेसिकली फेस के एंगल्स हैं, समझने की कोशिश करो इसी में। ये अल्फा एंगल हो गया, इस लाइन से इस लाइन तक का एंगल, इस लाइन और इस लाइन का एंगल बीटा गामा एंगल हो गया, और इसका आपका बीटा एंगल हो गया, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू एग्जैक्टली डू इट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। तो अपने को 7 क्रिस्टल सिस्टम्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन एंगल क्या है और आपका डायमेंशंस क्या है, ए और बी और सी में क्या रिलेशनशिप है। क्यूबिक यूनिट सेल हमने पढ़ी, आपको पता है क्यूबिक यूनिट सेल में जो ए है वो बी के इक्वल है और ये सी इक्वल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। और एंगल्स जो है वो 2 फेस के बीच में एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री। ए और बी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल था, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल था, और इन दोनों के बीच में भी एंगल जो था 90 डिग्री का था। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा अगर 90 हुआ और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हुआ तो वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। इसके एग्जाम्पल्स आपके ये वाले हैं। टेट्रागोनल में क्या होता है? ये बिल्कुल सेम होता है, बस आपने इसको लंबा कर दिया।
तो यहाँ पे ए और बी तो इक्वल हो जाएंगे, बट सी को आपने चेंज कर दिया, एंगल रिमेन्स द सेम। तो टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी हो गया बट नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो वो टेट्रागोनल सिस्टम हो गया। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे आपने एक क्यूबिक सिस्टम में लेंथ लंबी कर दी, अब टेट्रागोनल से ऑर्थोरोम्बिक में आओगे तो अभी हमने लेंथ लंबी करी थी, अब आप चौड़ाई भी लंबी कर दो, तो ए और बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा और सी का वैल्यू चेंज हो गया। तो व्हेन साइड्स आर नॉट इक्वल बट एंगल्स आर एट 90 डिग्री, तो वो सिस्टम ऑर्थोगोनल सिस्टम बोला जाता है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम बोला जाता है। हेक्सागोनल में आप हेक्सागोनल बेस लेते हैं, अल्फा और बीटा के बीच में जो एंगल होता है, दो फेजेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, लेकिन ये जो एंगल गामा का होता है वो 120 डिग्री का होता है। और यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, हेक्सागोनल में अगर हम बात करें, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है बट सी आपकी अलग होती है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बट गामा नॉट इक्वल्स टू 120, ये आपके एग्जांपल्स है। मोनोक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक आपको याद रखना है, इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, ना ही एंगल्स इक्वल होते ना ही आपके साइड्स इक्वल होते, ये आपका मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल, कोई आपसे पूछ लेना यूनिट सेल कौन सी होगी या क्रिस्टल लैटिस कौन सी होगी, वो ट्राइक्लिनिक है। और मोस्ट सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो क्यूबिकल होगी, ठीक है। इसको ना आप याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, कैसे याद करोगे। सो आपको लिखना है यहाँ पे क्यूट आर मदर, क्यूट आर मदर, बस। उसके बाद 0 1 2 0 1 2 ऐसे करके और फिर बीच में 2, समझ आया? 0 1 2 0 1 2 2, बस इतना याद करना, ठीक है। क्यूट में देखो क्यूट टी ई ऑर्थोरोम्बिक एंड देन वी हैव M O T, बेसिकली हाँ MO T इधर, HG और ER, ये थोड़ा सा इस तरीके से याद करने का। क्यूट आर मदर हो जाएगा। क्यू से क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक हो गया, ठीक है। इसके बाद टेट्रागोनल, T मतलब टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये मोनोक्लिनिक सिस्टम हो गया, ये ट्राइक्लिनिक सिस्टम हो गया, ठीक है। दिस इज योर हेक्सागोनल सिस्टम एंड दिस इज योर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल बोल लो या टेट्रागोनल बोल, ट्राइगोनल बोल लो, रोम्बोहेड्रल ही बोल लो, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब आपने लिख लिया ना ये सारी चीजें, क्यूट आर मदर से हो जाएगा। इसके बाद देखो, अभी मैंने आपको 0 1 2 0 1 2 दिखाया था, आप ना सब में लिख लो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, सब में लिख लो ये फटाफट से। ठीक है। अब ना मैंने आपको 0 1 2 बताया था, तो ऐसे लिखो 0 1 2, फिर नीचे से लिखो 0 1 2 और बीच में 2। 0 1 2 का मतलब यहाँ पे कोई भी काटना नहीं है, 1 का मतलब यहाँ पे एक काटना है, 2 का मतलब यहाँ पे दो काटने, ठीक है। 2 का मतलब यहाँ पे फिर से दो काटने, फिर से दो काटने, यहाँ पे एक काटने और यहाँ पे कुछ भी नहीं काटना, ये 0 इसका है, ठीक है। अब देख लो मैच करके, क्यूबिक सिस्टम में A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, क्यूबिक सिस्टम में A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। टेट्रागोनल सिस्टम में A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, टेट्रागोनल में A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी इक्वल नहीं है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में, इन तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इसके बाद हेक्सागोनल में एक अनइक्वल है और रोम्बोहेड्रल में सारे इक्वल है, रोम्बोहेड्रल में सारे इक्वल है, हेक्सागोनल में एक अनइक्वल है। हो गया लर्न, हो जाएगा, ये आपको साइड्स लर्न हो जाएंगी। एंगल्स को कैसे याद रखना है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 3 में चलेगा। इन तीनों में क्या चलने वाला है, इन तीनों में अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा विच इज 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, ये आपका मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, गामा विच इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल में आपको पता है अल्फा इक्वल्स टू बीटा तो कितना होता है 90 डिग्री और एक एंगल 120 का होगा, हेक्सागोनल में याद हो जाता है। रोम्बोहेड्रल में आपको अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90 करना है और यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 बट नॉट इक्वल्स टू बीटा करना है। तो ये दोनों लर्न आप कर ही लोगे। यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू गामा को 90 कर लेना बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, और इस केस में आपको क्या करना है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा विच इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी हाँ
ठीक है, ये दोनों चीज याद कर लेना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। सो दिस इज योर 7 क्रिस्टल लैटिस। ब्राविस लैटिस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्रिस्टल लैटिस पूरा कंप्लीट हुआ है। आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन करी, अच्छे से मॉलिक्यूलर सॉलिड वगैरह के बारे में पढ़ा है, आपके डिफरेंट कोवलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, इन सब के बारे में पढ़ा है। अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफरेंशिएशन जरूर आता है, तो उसको कर लेना। क्रिस्टल लैटिस को समझने की कोशिश करी है। एक यूनिट सेल को, क्यूबिकल यूनिट सेल में हमने क्यूब के जितने भी इंफॉर्मेशन थे उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। आई होप कॉन्ट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा आपको, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, फेस पे प्रेजेंट होता है, या फिर बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होता है, या फिर एंड सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम पार्ट 2 में मिलेंगे। जो पार्ट 2 होगा उसमें हम यूनिट सेल्स को डिस्कस करेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या होती है, कितने हम उस कैसे डेंसिटी निकालते हैं, उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, क्या वॉइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। पार्ट 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Part 2 is the most important part of this chapter. So you do not have to miss this part. ठीक है, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं अपने फ्रेंड को कि पार्ट 2 जरूर देख लेना। ये तो देखना ही देखना है, पार्ट 3 भी देखना है, बट पार्ट 2 इज द मेन सोल ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये नहीं आता तो चीजें नहीं आएंगी। क्लियर है? इसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल्स कितने तरीके के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल्स के बाद आप कितना एटम्स, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल किस तरीके से निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, डेंसिटी, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये बताऊंगी मैं। यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 2। तो अच्छे से पार्ट 1 को रिवाइज कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।